और मेरे चेहरे पर जवानी की ताजगी थी। तब मैंने तारीख के दौर के पहले इंसान को देखा। ये भेड़ों का निगहबान था। उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे वो भेड़ों के रेवड़ को हंकार रहा था। भेड़ों का घोल उसके आगे चल रहा था। मैंने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और उसके नजदीक पहुंच गया। एक उम्र रसीदा मर्द था जिसके चेहरे पर लातादाद झुर्रियां पड़ी हुई थी और आंखों में तजर्बा नजर आ रहा था। मैं उसके सामने पहुंचा तो वो चौंक कर रुक गया। उसने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और फिर उसने नई जुबान में पूछा, तू कौन है? उस जुबान को समझने में मुझे जरा दिक्कत हुई, लेकिन मैंने अपना मखसूस अमल दोहराया और फिर उसकी जुबान में कहा, तेरी तरह का इंसान क्या चाहता है? तेरी हमनशीनी, तेरी दोस्ती। मैंने जवाब दिया। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि तहजीब के दौर के इस इंसान ने मेरे हेत पर हैरत नहीं की थी। वो मुझे देखकर खौफजदा भी नहीं हुआ था। तो कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है? उसने पूछा और उसका जवाब मेरे लिए जरा मुश्किल था। न जाने वो कौन कौन से कबीलों के बारे में जानता है। बहरहाल उसकी दोस्ती हासिल करने के लिए उसे मुतमईन करना जरूरी था। चुनाचे मैंने यूं ही एकदम नाम ले लिया। मेरा ताल्लुक अरबाज से है। अरबाज? उसने ज़हन पर जोर देने वाले अंदाज में कहा और फिर गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तेरा कबीला कौन सा है, कहाँ है, और जब मैं तेरे कबीले के बारे में नहीं जानता तो तुझसे दोस्ती या बस है। वह आगे बढ़ने लगा। तब मैंने जल्दी से उसका बाजू पकड़ लिया। तू मेरे कबीले के बारे में नहीं जानता, लेकिन तू मुझे एक मेहरबान और मुशफ़क़ दोस्त पाएगा। मैं तेरी दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूँ। अजीब मर्द है तू। क्या तुझे दूध की ख्वाहिश है? उसने पूछा। मुझे तेरी दोस्ती के सिवा किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। मेरे इन जुमलों पर उसने हैरत से मुझे देखा और फिर उसकी आंखों में अजीब से तासरात उभर आए। अगर तू मेरा दोस्त है तो क्या तू मेरे दुश्मनों को सुरंगों करने की हुव्वत रखता है? हाँ, मैं उन्हें जमीन के नीचे पहुंचा सकता हूं, मैंने कहा। तब वाह, मैंने तेरी दोस्ती कबूल की। बूढ़े के बारीक होंठों पर मुस्कुराहट फैल की। उसने लकड़ी उठाई और उसकी रुकी हुई भेड़ें फिर चल पड़ी। मैं तहजीब के दौर के इस इंसान का तजिया कर रहा था। इसमें बज़ाहिर कोई गैर मामूली बात नहीं थी, सिवाय उसके कि वो मेरी नीयत से मरऊब नहीं हुआ था। मैं उसके साथ चल पड़ा। तेरा नाम क्या है? रास्ते में मैंने उससे पूछा। तारे। मैं मुतवक्का था कि वो भी मेरा नाम पूछेगा, लेकिन उसने ऐसा न किया और मैं खामोश रहा। हम पहाड़ी के रास्ते तय करते रहे। तब दूर से एक बस्ती नजर आई जो कच्ची ईंटों के मकानों से आबाद की गई थी। बज़ाहिर इन मकानों में कोई खास बात नहीं थी, सिवाय इसके कि वो कुशादा थे और ज्यादा जगह पर अहाता किए हुए थे। हाँ, इनकी तरतीब उम्दा थी। मकानों के दरमियान रास्ते छोड़े गए थे जो बेहतर गुजरगाह का काम देते थे। लकड़ी से बेहतरीन काम लिया गया था। मकानों की तामीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। यकीनन लोग जमीन के इस्तेमाल से भी वाकिफ होंगे। मैंने सोचा और मेरा यह ख्याल यकीन में बदल गया। मैंने अहाते के एक हिस्से में लकड़ी से बनी हुई गाड़ियां देखी जिनके पहियों में जगह जगह लोहा इस्तेमाल किया गया था। कच्ची इमारत के अंदरूनी हिस्से में जमीन में सोराख करके पानी निकालने का बंदोबस्त भी किया गया था। गर्ज तहजीब के दौर के इस इंसान की निराली हैसियत मुझे जगह जगह मिल रही थी। मकान में एक बूढ़ी औरत भी थी जिससे तारे ने यह कहकर मुझे मुतारिफ करवाया, यह अजनबी कबीले का जवान हमारा दोस्त है, हमारे दुश्मनों के खिलाफ यह हमारी ढाल है और यह हमारी लड़कियों का मर्द है कि इससे हमारी नस्ल बढ़ेगी और हमारा खानदान चलेगा। क्या खूब है यह मर्द, औरत ने कहा। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। यहाँ दो नौजवान लड़कियां मौजूद थी, सीधे साधे लिबास में मलबूस व सांवली लड़कियां। मुझे बूढ़े के अल्फाज याद आ गए, यह हमारी लड़कियों का मर्द है। तब मैंने गहरी निगाहों से उनका जायजा लिया और लड़कियां मुझे बुरी ना मालूम हुई। उनकी आंखों में अजीब से खौफ के एहसासात थे। मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। बहरहाल मैंने यहाँ कुछ दिन कयाम का फैसला कर लिया। मैं इनकी नस्ल बढ़ाने की तो क्या काम आता, अलबत्ता वो मेरी अहम जरूरत पूरी करने के काम जरूर आ सकती थी, जिसे उन्हें देखने के बाद मैं महसूस करने लगा था। बूढ़ी औरत ने बैठने के लिए मुझे लकड़ी की कुर्सी पेश की और फिर अपनी लड़कियों से दूध लाने के लिए कहा। तब किसी धात के प्याले में मुझे भेड़ों का ताज़ा दूध पेश किया गया, जिसे मैंने लेकर पी लिया। मुख्तसर ये प्रोफेसर के नए इंसानों ने मुझे भी खुश आमदीद कहा और मैंने तहजीब के दौर में नई जिंदगी की इब्तिदा कर दी। यह दौर मुझे बहुत भाया था। इस दौर के इंसानों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी। वो माइल बा तरक्की थे। नए नए हथियार, कार आमद और मुफीद औजार, जिंदगी गुजारने के नए नए तरीके जो मैंने पूरी बस्ती में घूम फिर कर देखे। बिलाशुबा मैं उन तरीकों को और बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकता था, लेकिन मैं बता चुका हूं कि मैंने ये शोबा अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं तो सिर्फ एक मुहक्किक की हैसियत रखना चाहता था और अब सिर्फ मुझे इस नए दौर की तहकीक करना थी, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना थी। हाँ, अगर इजाजत दो तो ज़ेब दास्तान के लिए मैं इस दास्तान के रंगीन पहलू नजरअंदाज न करूं। हम इस दौर के हर पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोफेसर खावर ने जल्दी से कहा और फिर अचानक उसे अपने अल्फाज का एहसास हुआ और उसने घबराई हुई निगाहों से लड़कियों की तरफ देखा। लड़कियों की गर्दनें झुकी हुई थी। मेरा मतलब मैं खावर घबरा कर बोला, जिन्स तो इब्तदाई आदमियत से वदीयत है प्रोफेसर।
किसी दौर किसी मजहब ने इससे पहलू तही नहीं की है। हाँ, इसकी इकदार है, इसकी अशकाल बदलती रही हैं। मज़ाहिब ने इसकी बेहतरी और इखलाकी बरतरी के लिए कुछ कय्यूद आयत की हैं जो किसी तौर नागवार नहीं रही हैं, और इंसान खुद को इस अंदाज में ढालते रहे, क्योंकि बहरहाल इसका हसूल ममनू नहीं करार दिया गया। चुनाचे जब मैं तुम्हारे दौर की बात करूंगा, इन अदवार की सही तफसील जानने के लिए इनके किसी पहलू से पर्दा पोशी जायज नहीं है। और फिर मैं तो इस दौर की दास्तान बयान कर रहा हूं जब तहजीब की इब्तिदा हो गई थी, जब इंसानों ने अलल इलान कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर कर लिए थे। बेशुमार मज़ाहिब अकायद अब भी ऐसे मौजूद हैं जहां जिन्स को मुख्तलिफ दर्जे दिए गए हैं। नए इंसान के लिए ये दर्जे अजूबे हैं, लेकिन इनके बनाने वाले इनसे किसी तरह शर्मिंदा नहीं है। मैं इन लोगों में से भी गुजरा हूं जिनका तज़किरा आइंदा करूंगा। हाँ, तो मैं उस बूढ़े तारे दोनों लड़कियों की बात कर रहा था। मैंने तहजीब के शहर की मुकम्मल तफसीलात मालूम की, उनके रस्म व रवाज, उनके अकायद का हाल मालूम किया, लेकिन चूंकि ये इस बात की बात है जिस वक्त की दास्तान मैं बयान कर रहा हूँ, इसलिए इनका तज़किरा बाद ही में मुनासिब रहेगा। तो जिस रोज़ मैं बूढ़े तारे के साथ उसकी बस्ती में उसके मकान में दाखिल हुआ, कि उसी रात की बात है, तारे ने दिल से मुझे अपना दोस्त तस्लीम कर लिया था। बूढ़ी उसकी शरीक जिंदगी थी। इंसानों ने कुछ रिश्ते तराश कर लिए थे जिसके तहत एक अजनबी या गैर अजनबी औरत को जिंदगी का साथी बना लिया जाता था। बाज़-औक़ात इन औरतों की तादाद एक से ज्यादा होती थी। इनको रखने वाला हर तरह इनकी कफालत करता था। इन दोनों के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चों की कफालत करता और इसका पूरा पूरा जिम्मेदार होता। अक्सर लोग अजनबी लड़कों और लड़कियों का मिलाप कराते, लेकिन अगर ये सूरत बाकी न रहती तो फिर जो लड़का और जो लड़की मुनासिब नजर आती, इन दोनों को कुछ रसूमात के साथ यकजा कर लिया जाता ताकि नस्ल बढ़ती रहे। मुख्तलिफ कबाइल मुख्तलिफ रसूमात अदा करते थे, लेकिन उनका मकसद एक ही होता था, अफजाइश नस्ल। और अफजाइश नस्ल हो रही थी। बूढ़े की सिर्फ 2 लड़कियां थीं और कोई लड़का ना था। शायद इन लड़कियों पर दावा करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए उसे मैं ही गनीमत मालूम हुआ। और उसी रात बूढ़े ने उन दोनों लड़कियों को ना लिबास से आरास्ता किया, उनके बालों को किसी चीज से संवारा और चमकदार करके उनकी चोटियां बनाई और उनके जिस्मों को खुशबुओं से मुअत्तर किया। और फिर हम घर के एक हिस्से में जा बैठे जो साफ सुथरा था। तूने मुझसे दावा किया था, जवान, कि तू मेरा दोस्त है और मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरा मददगार। तू मेरी परेशानियों का हल तलाश करेगा। तू अजनबी कबीले का फर्द है, तो मैं तुझे अपनों में शामिल कर रहा हूं, लेकिन इस शर्त पर कि अब से तू खुद को इसी कबीले का फर्द गर्दाने का, इन्हें भूल जाएगा जो तेरे थे और इनमें वापस नहीं जाएगा। इकरार करके तू फेल का पक्का है और कौल का सच्चा है। मेरा कबीला ही कौन सा था प्रोफेसर, जिसे छोड़ने में मुझे तरद्दुद होता। मैं तो नए दौर के इंसान की एक एक अदा से महसूस हो रहा था। चुनाचे मैंने वही सब कुछ कह दिया जो बूढ़े ने कहा था। मेरी निगाह दोनों लड़कियों के चेहरों पर थी जो विसाल के तसव्वुर से गुलनार थी। मेरे अल्फाज की अदायगी से बूढ़े और उसकी बीवी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने एक बड़े प्याले में दूध भरा और दोनों लड़कियों को मेरे सामने बिठा लिया। सफेद दूध में मैंने लड़कियों के चेहरे देखे, फिर दूध के प्याले को बूढ़ी औरत ने मेरे होंठों से लगा दिया। मैंने उसमें से 2 घूंट भरे, तीसरे घूंट का इरादा रखता था कि बूढ़ी औरत ने जल्दी से प्याला खींच लिया। बस और न भी, मेरी सिर्फ 2 लड़कियां हैं और मैंने दूध से होंठ हटा लिए। मेरे ज़हन में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। यह सब मुझे बेहद अनोखा लग रहा था। प्याला बारी बारी दोनों की तरफ बढ़ा दिया गया और उन्होंने उसमें से एक एक घूंट ले लिया। फिर बूढ़ा और उसकी औरत उठे। उन्होंने हमें भी इशारा किया और हम सब उसके सहन में पहुंच गए, जहां कच्ची मिट्टी में एक गहरा गड्ढा खोदा गया था जो ज्यादा चौड़ा नहीं था। प्याला जिसमें बचा हुआ दूध मौजूद था एक लकड़ी के ढक्कन से ढककर गड्ढे में उतार दिया गया और सबसे पहले मुझे इस पर मिट्टी डालने की हिदायत की गई। मैंने उस पर अमल किया। उसके बाद दोनों लड़कियों ने उस पर मिट्टी डाली और फिर बूढ़े और उसकी शरीकी औरत ने उस गड्ढे को पूरी तरह बंद कर दिया। गोया दूध का यह प्याला हमारी मोहब्बत का अमीन था। उसने मेरे दिल में लड़कियों की मोहब्बत डाली थी ताकि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इनकी मोहब्बत में दफन हूं और वो मेरी मोहब्बत और वफादार रहे। मैं इन तमाम बातों में पूरी दिलचस्पी ले रहा था, ताहम मैं दिल से उनकी इन मासूम हरकतों से मुतासिर था। मैं जानता था इनकी ये कोशिश राह हासिल है। मैं कहाँ इन दोनों लड़कियों में सर कपाता रहूंगा। हाँ, इस वक्त वो जरूर मेरे काम की थी जब तक नए लोग नए जहां मेरे सामने नहीं आते थे। तो प्रोफेसर, इस तरह वो दोनों लड़कियां मेरे तसर्रुफ में दे दिखी और वो बहुत खुश थी। वो मेरे सुनहरे और संडोल बदन को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी और एक दूसरे को इशारे कर रही थी। लेकिन बड़ी दिक्कत इस वक्त पेश आई जब वो दोनों बैक वक्त मेरी खलवत में दाखिल हुई। हुस्न जमाल में दोनों यकता थी, दोनों की जवानी भरपूर थी और दोनों ही बैक वक्त मेरी उल्फत की तालिब थी। बिलाशुबा उससे कहीं ज्यादा संगीन हालात मुझे पेश आए थे, लेकिन उनकी नौयत दूसरी थी। मसलन तास की बेशुमार बीवियां जो मेरे लिए वबाले जान बन गई थी और जिनकी वजह से मुझे तास का शहर छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन इनमें भी एक आसानी थी, यानी हर रात एक बीवी मेरी खलवत में आती थी और उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं सबसे ज्यादा उसे ही पसंद करूं। औरत की रकाबत से मैं बखूबी वाकिफ था।
मैं इस वक्त को भी नहीं भूला था जब मेरी होशो हवास की जिंदगी की पहली औरत को दूसरी औरत जिसका नाम लाका था ने कत्ल कर दिया था। गोया रकाबत अजल ही से चली आ रही है और इस वक्त ये दो हसीन लड़कियां बैक वक्त मेरे पहलू में मौजूद हैं। वो दोनों बहनें ही सही, लेकिन क्या मर्द के मामले में वो औरत नहीं बनेगी? लेकिन चूंकि ये भी एक तजर्बा था, इसलिए प्रोफेसर मैंने खुद को इस तजर्बे के लिए तैयार कर लिया। दोनों लड़कियों ने खलवत गाह का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे दोनों बाजुओं से आ लगी। लकड़ी की बनी हुई एक मसहरी पर मुझे लाया गया, जिस पर नरम घास के ऊपर किसी जानवर की खाल मुड़ी हुई थी जो नरम और मखमली रेशों की तरह बनी हुई थी। तब दोनों लड़कियां मेरे इर्द गिर्द बैठ गईं। मैंने अभी तक उनमें से किसी की आवाज नहीं सुनी थी। बहरहाल मैं उनका मर्द था और मेरी खिदमत दोनों पर वाजिब थी। चुनाचे मैंने उनसे पहली बात की, तुम दोनों के नाम क्या हैं? साउल एक ने कहा। हकीला दूसरी ने भी कहा। उनकी आवाज भी उनके चेहरे की तरह दिलकश और मुतरन्नम थी। उनमें एक तरह की शर्म पाई जाती थी। तुम में से बड़ी कौन है? मैंने दूसरा सवाल किया। हकीला, साउल ने दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके कहा। तब फिर आज रात सिर्फ हकीला मेरी खलवत में होगी, तो मैं कल तलब करूंगा, मैंने कहा। और दोनों लड़कियों के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उनकी आंखों से बेपनाह खौफ झांकने लगा था। मैं उनके इस खौफ पर हैरान रह गया और उनकी शक्ल देखने लगा। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो गए? नहीं नहीं, साउल तुम्हारी खलवत में रहेगी, मैं चली जाती हूँ। साउल पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ, अचानक हकीला ने हज़ियानी अंदाज में कहा और साउल को खींच कर सीने से लगा लिया। साउल की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं हकीला, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, इसकी फर्मा बरदारी हम पर फर्ज है। खुदाबंद आबयान तुझ पर बरकतें नाजिल करे, साउल ने रोते हुए कहा और मैं बुरी तरह बौखला गया। अरे ये क्या शुरू कर दिया तुम दोनों ने, क्या हो गया तुम्हें? मैंने उनके दरमियान आते हुए कहा। वो दोनों यास भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। हकीला तुम बताओ, ये रोना कैसा है? मैंने हकीला को देखते हुए पूछा। तुमने साउल को अपनी आगोश से दूर रखने का फैसला किया, इस तरह इस पर मौत वाजिब होगी। मुकद्दस कासीन आजम और खुदावंद आबियान के अहकामात के मुताबिक अब इसके लिए मौत के सिवा और कोई चारा नहीं है। क्या मतलब? बराह करम मुझे तफसील बताओ। खुदावंद आबियान की कसम, हम दोनों कंवारी और पाक हैं। किसी मर्द की निगाह ने हमारे जिस्म के पोशीदा हिस्सों को नहीं देखा, और जब हमें मुकद्दस अहद करके इसके हवाले किया गया जो हमारे जिस्मों का मालिक है, तो उसने हम में से एक कबूल करने से इनकार कर दिया। हाँ, जो वसाले महबूब से महरूम रहेगा उसका ठिकाना तेल की लहरें होगी, जब तक कासीन आजम उसका कसूर मुआफ न करे, जब तक खुदावंद आबियान इसकी जिंदगी न बख्श दे। अजीब बातें कही हैं तुमने हकीला, बड़ी अनोखी और बड़े ही अनोखे नाम लिए हैं, लेकिन मैं इस रात इनके बारे में तुमसे न पूछूंगा। अपने होठों की हंसी वापस ले आओ। मैंने तुम में से किसी एक को नापसंद नहीं किया। और सुनो, मुझे तुम्हारे कंवारे जिस्मों पर एतमाद है। मैं तुम्हारी मासूमियत पर यकीन रखता हूँ। अगर मेरे अल्फाज से ये मतलब निकलता है तो मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ, और अब इसका मानना तुम पर फर्ज नहीं है। और उनके चेहरे अचानक खिल उठे। चांद बदलियों से निकल आया और शबनम की पाकीज़गी निखर उठी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी इतनी सी बात उन्हें इतने बड़े अजाब में मुब्तला कर देगी। मैंने तो सिर्फ एक सहूलत चाही थी, लेकिन यह सहूलत मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। चुनाचे प्रोफेसर, मैं इन नए लोगों के अनोखे कानून से बहुत महसूस हुआ। उनके बारे में सब कुछ जानने की ख्वाहिश मेरे दिल में चुटकियां ले रही थी, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि दोनों हसीन लड़कियां जज्बात से दीवानी होकर मेरे जिस्म में चुटकियां ले रही थीं। वो दोनों मर्दों की निगाहों से जरूर नावाकिफ थीं, लेकिन कानून फितरत उन्हें खूब मालूम था और वो बड़ी लज्जत गुजार थीं, क्योंकि जरूरी मदारिज तय करने के सिलसिले में उन्होंने मुझे हाथ पांव न हिलाने थी। वो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रही थी, बल्कि दोनों मिलकर मेरी भी मदद कर रही थी। चुनाचे प्रोफेसर, उन लड़कियों के साथ एक हसीन रात गुजारने का यह मेरा दूसरा तजर्बा था। पहला तुम्हें याद होगा, मेरी मुराद लाका से है, जिसने ऐसे ही एक मंजर में खूनी इजाफा कर दिया था। यानी वो मेरी साथी लड़की को मेरे जिस्म में पवस्त न देख सकी और उसने उसे पत्थर से कुचल दिया था। लेकिन तहजीब याफ्ता नस्ल की ये दोनों लड़कियां बड़ी फराख दिल थीं। वो मुझे एक दूसरे को तोहफा पेश कर रही थीं, और मेरी हैसियत इस वक्त किसी तबर्रक की सी रह गई थी जो उन दोनों में बट रहा था। चुनाचे प्रोफेसर, ये तबर्रक रात भर बटता रहा और सुबह को खाली बर्तन रह गया। उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि प्रोफेसर खावर की हंसी निकल गई। उसने एक बेतुक्का सा कहका लगाया जो आखिर में एक शर्मिंदा सी मुस्कुराहट पर खत्म हो गया। दोनों लड़कियां न जाने किस तरह अपनी संजीदगी बरकरार रखने में कामयाब हुई थी, लेकिन उनके चेहरे सुर्ख हो रहे थे। हया से हंसी रोकने की कोशिश या न जाने किसी और तसव्वुर से प्रोफेसर के बेतुक्के और अहमकाना कहके ने माहौल को और भी शदीद कर दिया था। वो बेचारियां हंस भी नहीं सकती थीं। चुनाचे प्रोफेसर ने एकदम उठते हुए कहा, अच्छा अब बाकी दास्तान कल। कुछ थकन सी हो रही है। जरूर जरूर प्रोफेसर, मैं भी इस सख्त रात को खुद पर मुसल्लत महसूस कर रहा हूँ। उसने मज़ाक़ के अंदाज में कहा और उठ गया। अभी सूरज की कुछ रोशनी बाकी थी, रात नहीं हुई थी, वरना अमूमन रात को ही इसकी दास्तान का इख्तिताम होता था। ताहम आज वो दिन ही में उठ गए और उसके पास से चले गए। यहाँ कोई खतरा तो नहीं डैडी? अचानक फिरोजा ने कहा। कैसा खतरा? प्रोफेसर चौंक कर बोला। क्या हम इन गारों से बाहर की सैर कर सकते हैं? ओह हाँ, जरूर जाओ।
ये इलाका शायद खतरनाक जानवरों से पाक है, लेकिन कहाँ जाओगे? एक निगाह इन ढलानों को देखेंगे जिन पर हमने एक खौफनाक सफर किया था, लेकिन इस बार इनकी कुछ और अहमियत भी होगी। तारीख का ये इंसान इन ढलानों से गुजर कर आता रहा है। हाँ हाँ जरूर जाओ, प्रोफेसर ने कहा और खुद ही अपनी रहायशगाह की तरफ चल पड़ा। दोनों लड़कियां गारों से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। दोनों खामोश थीं। गार से बाहर निकलकर फिरोजा ने फरजाना की तरफ देखा और फरजाना के कपकपाते होंठों को देखकर बेसाख्ता हंस पड़ी। खामोश हो जा बेवकूफ। फरजाना भी अपनी हंसी न रोक सकी और फिर दोनों पर हंसी का दौरा पड़ गया। आपने उस तबर्रक को देखा बाजी? फरजाना ने कहा और पेट पकड़कर दोहरी होगी। चुप हो जा फिरोजा, कमबख्त बड़ा बेशरम है। कैसे बेतुके मनाजिर को कितने फखर से सुनाता है कमीना कहीं का। लेकिन डैडी को क्या हो गया बाजी? फिरोजा ने बदस्तूर हंसते हुए कहा। डैडी भी उसके साथ सनकी हो गए हैं, फरजाना ने झींपते हुए अंदाज में कहा। वो इनसे ऐसे वाकयात को हज़फ न करने की दरख्वास्त करते हैं। भाई चुप हो जाओ फरजा, दीवानी हो गई हो। फरजाना झींप भी रही थी, हंस भी रही थी। अजीब हालत थी उसकी। काफी देर तक वो एक दूसरे से मजाक करती रही और बड़ी देर के बाद संजीदा हो सके। दूर से बर्फ के ढलान नजर आ रहे थे। क्या इसने इन ढलानों की दास्तानें ठीक सुनाई है बाजी? थोड़ी देर के बाद फिरोजा ने कहा, हम इसकी बातों को गलत नहीं कह सकते फरजाना। उसने हमारे सामने मुहैयर लकूल सबूत पेश किए हैं। या फिर इस वीराने में जहां इंसान ने आने का तसव्वुर भी नहीं किया होगा, ऐसी अजीम लिबार्ट्री और ये सारा साजो सामान किसी और तरह लाने के बारे में सोचा जा सकता है। कभी कभी तो मैं इसके बारे में कुछ और सोचने लगती हूँ बाजी। क्या? फरजाना ने पूछा। वो कोई रूह तो नहीं है? उसकी जिंदगी का क्या सबूत है? तुम उसे रूह भी किस तरह साबित कर सकती हो? मुमकिन है वो अफरा सयाब की नस्ल का कोई जादूगर हो जो मरकर भूत बन गया हो और उसने अपने तिलिस्म के जरिए ये सब कुछ मुहैया किया हो। जादूगरों के लिए ये सब कुछ क्या मुश्किल है? अगर तुम उसे जादूगर ही समझ रही हो तो वो सब कुछ क्यों नहीं समझ लेती जो वो कह रहा है? ये अकल में नहीं आता। और जादूगर वाली बात समझ में आ जाती है। इससे वजनदार तो मेरी दलील है। वो क्या? मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो एक इंतहाई ज़हीन, इंतहाई तालीम याफ्ता साइंसदान है जिसने भरी पूरी दुनिया छोड़कर इन वीरानों को अपने तजर्बात का मरकज बनाया है। वो साइंस और हिस्ट्री से जबरदस्त दिलचस्पी रखता है और उसका माहिर है। चुनाचे उसने वक्त गुजारे के लिए अपने तजर्बात की रोशनी में यह तवील दास्तान घड़ी है और हमें सुना रहा है। इस तरह उसकी तन्हाई भी दूर हो गई है। लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो हमें एक शीशे के ताबूत में मिला था और उसका जिस्म अजीब हेत का था? वो भी साइंस का कमाल हो सकता है। मुमकिन है वो कोई तजर्बा करने के लिए इस ताबूत में लेटा हो और इत्तेफाक से हम आ गए हों। लेकिन बाजी उसका चमकदार जिस्म और फिर वो पत्थरों वाला तजर्बा। भाई इस दौर की साइंस में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? चाहे चांद पर जाने की तैयारियां। मुमकिन है किसी दिन ये फिजा में बुलंद हो जाए और फिर इनकी मंजिल कोई पुरस्कार सियारा हो। हाय बाजी, फिर हमारा क्या होगा? फिरोजा ने खौफजदा अंदाज में कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। फरजाना खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन फिरोजा संजीदा ही रही थी। तुम हंस रही हो बाजी, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल सच निकला तो क्या किसी सियारे की सैर करेंगे? लानत है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। और ये डैडी, आज मैं इनसे बात करूंगी। हमें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए, अब तो याद भी नहीं। बस जिंदगी यहीं तक महदूद हो गई है। रात हो, सो जाओ, खाओ पियो और उसकी बकवास सुनने बैठ जाओ। सच कहो फिरोजा, क्या उसकी बकवास दिलचस्प नहीं होती? दिलचस्प तो होती है बाजी, लेकिन आखिर कब तक? कोई हद भी तो हो। डैडी भी मजबूर है फिरोजा। क्यों? क्या मजबूरी है? क्या उसकी मदद के बगैर हम यहाँ से निकल सकते? तो फिर उससे मदद के लिए क्यों नहीं कहते? वो तो सिर्फ उसकी दास्तान में उलझे हुए हैं और उसके रंगीन किस्से खूब मजे ले लेकर सुनते हैं। फिरोजा ने जलाए हुए अंदाज में कहा। फरजाना हंसती रही, फिर बोली, सचमुच फिरोजा, बाजुकात मैं भी उलझन में पड़ जाती हूँ। उसकी कहानी नए नए जहानों की सैर कराती है। हम खुद को उसी माहौल में महसूस करते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हम भी उन्हीं अतवार में सांस ले रहे हैं। बड़ी फरत महसूस होती है इस वक्त, लेकिन जब खुद पर निगाह पड़ जाती है तो एक अजीब से खौफ का एहसास होता है। न जाने उसकी कहानी किस कदर तवील हो। हमें उसकी कहानी मुकम्मल होने का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद उससे दरख्वास्त करेंगे कि वह हमें यहाँ से निकलने में मदद दे। मैं भी चाहती हूँ कि डैडी उससे इस सिलसिले में बात करें, लेकिन जब सुबह होती है तो दिल चाहता है कि जल्द तैयारियां मुकम्मल हों और उसकी कहानी शुरू हो जाए। वो साहिर है बाजी, सच कहती हूँ वो साहिर है। हम इसी तरह उसके तिलिस्म में फंसे रहेंगे। वो अपनी कहानी सुनाता रहेगा यहाँ तक कि हम बूढ़े हो जाएंगे। तब वो इस नई दुनिया को देखने निकल पड़ेगा। फिरोजा ने कहा, आओ इस बारे में डैडी से गुफ्तगू करें, आओ वापस चलें। फरजाना ने कहा और फिरोजा पलट पड़ी। थोड़ी देर के बाद वो वापस कार में दाखिल हो रही थी और फिर इस हिस्से में जा पहुंची जहां से प्रोफेसर के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक रूमानी शेर गुनगुना रहा था। वो देखा डैडी यहाँ कितने मगन है? फिरोजा ने दांत पीस कर कहा। मुझे तो खतरा पैदा हो गया है। फरजाना ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। क्या? फिरोजा ने चौंक कर पूछा। इसकी रंगीन कहानियां सुन सुनकर डैडी भी जवान हो रहे हैं। तुम देख लेना, जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो मेरे और तुम्हारे बाल सफेद होंगे और डैडी के स्याह। फिरोजा बेसाख्ता हंस पड़ी
उसकी हंसी की आवाज शायद प्रोफेसर ने भी सुन ली थी, चुनाचे उसके गुनगुनाने की आवाज बंद होगी। तब दोनों लड़कियां अंदर दाखिल हुई। ओह, बड़ी जल्दी वापस आ गई बच्चियों। क्यों, क्या बाहर के माहौल से वहशत होने लगी थी? नहीं डैडी, ये फिरोजा बहुत परेशान है, फरजाना ने कहा। अरे क्यों? प्रोफेसर ने चौंक कर पूछा। आपको तो कोई एहसास नहीं रहा डैडी। बर्फ के इस वीराने में हम बेबस और मजबूर थे। आप अपनी हिम्मत और जुद्दोजहद से वहां से हमें निकाल लाए, लेकिन यहाँ कम अज कम वो बेबस नहीं है, या अगर बेबस भी है तो अब आप हिम्मत हार बैठे हैं। लेकिन ये तो सोचिए, क्या पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी जाएगी? क्या हम बाहर की दुनिया कभी ना देख सकेंगे? फिरोजा ने कहा। प्रोफेसर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आ रहे थे। फिर हैरत की जगह परेशानी और गहरे गौर फिक्र ने ले ली। वो गर्दन हिलाते हुए कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने थूक निकलते हुए कहा, मैं शर्मिंदा हूँ। यह हकीकत है कि कुछ दिनों से मैंने ये बात फरामोश ही कर दी थी। यकीनन मैंने यहाँ से निकलने का तसव्वुर ही छोड़ दिया था। इसकी वजह यह नहीं कि मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हारा ख्याल छोड़ दिया था। नहीं, मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल का पूरा पूरा ख्याल है। मुस्तकबिल की बात छोड़ें डैडी, मुस्तकबिल जाए जहन्नुम में, लेकिन हमें यहाँ से तो निकलना ही है। फिरोजा ने कहा। हाँ, यहाँ से निकलना है। दरअसल तारीख मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, और फिर उसका बयान तुम लोगों के तसव्वुरात ख्वाह कुछ हो फिरोजा, लेकिन मुझे उसके बयान पर यकीन आ चुका है। उसकी शख्सियत, उसकी ज़ात कुछ भी हो, मैं खुद भी उसकी शख्सियत का तज़किरा अल्फाज में नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि वो क्या है, लेकिन वो जो कुछ कह रहा है ठीक है, और यही दिलचस्पी मुझे बेखबर किए हुए है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ फिरोजा कि उसकी कहानी मुकम्मल हो जाए, तो फिर हम यहाँ से निकलने की उससे दरख्वास्त करें कि वह हमें यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करते। हमें उसकी भरपूर दोस्ती की जरूरत है, वरना तुम जानती हो कि हम उस पर जबर नहीं कर सकते, उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। हाँ, ये तो दुरुस्त है डैडी, लेकिन उसकी कहानी न जाने कब तक जारी रहेगी। न जाने हमें यहाँ कितना वक्त गुजर चुका है। कल इससे बात करेंगे, प्रोफेसर खावर ने कहा। नहीं डैडी, अब हम उसकी कहानी सुनने के बाद ही इससे इस मौजू पर बात करेंगे। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, फरजाना ने कहा, और फिर फिरोजा की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, फिरोजा, डैडी की मुश्किलात का भी अंदाजा करो। मेरा ख्याल है हमारे सोचने का अंदाज गलत था। मुझे एहसास है बाजी, आई एम सॉरी डैडी। फिरोजा ने शर्मिंदगी से कहा। ओह नहीं बेबी, कमजोरी मेरी ही है। बहरहाल कुछ और इंतजार कर लो, इसके बाद मैं इससे संजीदगी से गुफ्तगू करूंगा, प्रोफेसर खावर ने कहा, और खामोशी छा के बिस्तरों पर लेटने के बाद भी वो इसी गुफ्तगू के बारे में सोचती नहीं, और इनफरादी तौर पर ईमानदारी से उन्होंने अपना जायजा लिया। दिलचस्पी उसकी जात से नहीं, उसकी कहानी से जरूर थी। उसकी सैर बयानी की वो दिल से कायल थी। वो दुनिया को इब्तदा से लेकर चला था और तहजीब के दौर तक आ पहुंचा था। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कहानी सुनने वाले तमाम अफराद इन्हीं मराहिल से गुजरे। इनमें कोई भी खैर तालीम याफ्ता नहीं था। इर्तिकाए इंसानियत पर उन्होंने भी बहुत कुछ पढ़ा था। दुनिया की तब्दीलियों की दास्तान उन्हें भी मालूम थी, लेकिन जिस अंदाज में यह दास्तान बयान की जा रही थी वो अनोखा था, और यह तसव्वुर के इन अदवार से गुजरा हुआ एक इंसान उनके सामने मौजूद है और वो आप बीती सुना रहे, इन अदवार की कहानियों को और दिलकश बना देता था। क्या वो खुद भी इस कहानी को अधूरा छोड़कर जा सकती है? फिरोजा ने सोचा, नहीं, फिर एक खलिश रहेगी और यह खलिश कभी मिट न सकेगी। तब फिर क्या इससे दरख्वास्त की जाए कि वो कहानी जल्द खत्म कर दे, लेकिन इससे तिश्नगी पैदा हो जाएगी। ओह, एक और ख्याल उसके ज़हन में आया। वो एक तवील नींद से जागा है बकौल उसके, और उसने इस नई दुनिया का तयन कर लिया। तो क्या वो इस नई दुनिया का नजारा नहीं करेगा? क्या वो इसी गार में बैठा हमसे बातें करता रहेगा? नई दुनिया इसके मुंतजिर है। उसे यकीनन इस नए माहौल से दिलचस्पी होगी। वो इस नए माहौल में खुद को जम करने की कोशिश करेगा, और यकीनन उसे इस नए दौर की लड़कियों की भी जुस्तजू होगी। नए दौर की लड़कियां, दो बहनें, हकीला और साहुल, फरजाना और फिरोजा, दो लड़कियां। फिरोजा का दिल धक से रह गया। ला हौला वला कुव्वत, क्या बेहुदा बात सोच रही है वो। शहजादा हुस्न बस अपने आप मगन रहे। बाहर निकलकर उन बेवकूफ लड़कियों को तलाश करें जो उनके हुस्न पर फिरफ्ता होकर दीवानी हो जाए। ना मैं उनके फंदे में आने वाली हूँ ना बाजी। हाँ, इस बात के एतराफ में कोई यार नहीं है कि नई नस्ल की नौजवान लड़कियां हमेशा से ज्यादा आजाद इस पर टूट पड़ेंगी और फिर हजरत को भागना पड़ेगा, इसी तरह जैसे ताज की बीवियों को छोड़कर भागे थे। उसके मुंह से हंसी निकल गई और करीब लेटी हुई फरजाना चौंक पड़ी। फिरोजा, उसने आवाज दी। जी बाजी। फिरोजा हंसती दबाते हुए बोली, जाग रही हो? क्यों? फरजाना ने उसे गौर से देखा।